हेलो एवरीवन। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो कि आया था 1992 के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट ने ऐड किया था पार्ट 9 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस एक्ट, ठीक है, दिस एक्ट एडेड Part 9 to the Indian Constitution. This part is entitled as the पंचायत। तो ये जो पार्ट 9 है ना, ये पार्ट 9 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका टाइटल क्या है, पंचायत। एंड इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243 ओ आर्टिकल्स इसमें डील करते हैं। इसके अलावा इस एक्ट ने 11th शेड्यूल भी ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इस शेड्यूल के अंदर 11th शेड्यूल के अंदर 29 फंक्शनल आइटम्स है पंचायत के। इट डील्स विद आर्टिकल 243G, यानी कि जो आर्टिकल 243G है उसके अंदर 29 फंक्शनल आइटम्स दे रखे हैं पंचायत के। सो द एक्ट एडेड पार्ट 9 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच इज़ टाइटल एज द पंचायत। इसके अलावा इसने आर्टिकल्स 243 से लेके 243O ऐड किए हैं। इसके अलावा 243G डील करता है विद द 29 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि 11th शेड्यूल के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस एक्ट के थ्रू। एक्ट का नाम क्या है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये जो एक्ट है, इट हैज़ गिवन अ प्रैक्टिकल शेप टू द आर्टिकल 40, जिसके अंदर मेंशन है कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड इंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन इन यूनिट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। ये जो आर्टिकल है, ये फॉर्म करता है पार्ट ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। द एक्ट गिव्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कि इसमें सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि हमारी जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, उसमें मेंशन है कि स्टेट जो है वो स्टेप्स लेगी टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड इंडो देम करेगी विद द नेसेसरी फंक्शंस एंड अथॉरिटीज़, ठीक है। ये पार्ट है किसका, DPSP का। फिर है कि ये जो एक्ट है ना, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट के थ्रू जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। इसके थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट जस्टिसेबल पार्ट में आ जाते हैं, यानी कि यदि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के अंदर है कि इसे न्यू पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। कंसिक्वेंटली नीदर द फॉर्मेशन ऑफ पंचायत नोर द होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन। की पहले क्या होता था, इस एक्ट के पहले की जो पंचायत की होल्डिंग होती थी इलेक्शंस वगैरह की, वो कैसी थी, वो काफ़ी इरेगुलर थी। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ, एक प्रॉपर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो सारा सिस्टम है ये स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा पर नहीं निर्भर करेगा, ये उनकी कंपल्शन है कि उन्हें करना ही पड़ेगा इलेक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज इन द रेगुलर बेसिस बिकॉज इट इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ। नेक्स्ट आता है कि द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट की जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, इसके प्रोविज़न को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कंपल्सरी और एक है वॉलंटरी, ठीक है। कंपल्सरी मतलब जो कि पूरे इंडिया के हर एक स्टेट पे लागू किया जाएगा। वॉलंटरी प्रोविजन ऑन द अदर हैंड मे बी इंक्लूडेड एट द मर्जी ऑफ द स्टेट्स, यानी कि डिस्क्रिजन ऑफ द स्टेट। थस वॉलंटरी प्रोविजन जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं राइट ऑफ स्टेट्स टू टेक लोकल फैक्टर्स लाइक जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव। की जो सेकेंड प्रोविजन है, यानी कि कुछ जो एक्ट के पार्ट हैं वो स्टेट्स मर्जी है उनकी, वो लेना चाहती है नहीं लेना चाहती, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल, इकोनॉमिक, फिजिकल कंडीशंस ऑफ द स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास कि जो एक्ट है ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है इन द एवोल्यूशन ऑफ द ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। इट ट्रांसफर द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, कि ये एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल इन द कंट्री। नेक्स्ट है इसके साइलेंट फीचर्स की बात करें सो ग्राम सभा। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ ग्राम सभा एज अ फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ये एक ऐसी बॉडी होती है विच कंसिस्ट ऑफ द पर्सन जो कि इलेक्टोरल रोल्स में मेंशन होते हैं एक विलेज के विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल। थस ये एक विलेज असेंबली होती है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर ऑफ अ पंचायत। इट में एक्सरसाइज सच पावर एंड फंक्शंस at such a village level as the state legislatures may determine। सो ये बेसिकली एक गांव के वो लोग जो कि एलिजिबल होते हैं वोटिंग के लिए और जो वोट दे सकते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत वगैरह को, तो वो सब किसका पार्ट होता है, ग्राम सभा का पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है अपने पास अगला फीचर 3 टायर सिस्टम है। सो ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है फॉर अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन एवरी स्टेट, ठीक है। पंचायत है विलेज लेवल पर, फिर इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल है। दस द एक्ट ट्राई टू ब्रिंग्स द यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री। हाउएवर वो स्टेट जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम हैं, दे मे नॉट कंस्टिट्यूट पंचायत
एट इंटरमीडिएट लेवल। सो इंटरमीडिएट लेवल पर कौन होता है? पंचायत समिति होता है। सो वो स्टेट्स जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वह 20 लाख से कम की है, वहाँ पर पंचायत समिति ना भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, सो पंचायत समिति ना भी हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट आता है अपने पास जो चेयरपर्सन होता है पंचायत के, और अदर मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल थ्रू द राइट ऑफ द वोट। ठीक है, इन द मीटिंग ऑफ द पंचायत, कि या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है अपॉन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बाकी जो फॉर्म करते हैं ना इलेक्टेड मेंबर्स, वो सब डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लेकिन जो उन्हीं डायरेक्टली इलेक्टेड में से कोई एक दो बंदा प्रेसिडेंट बनता है, वाइस प्रेसिडेंट बनता है, तो वो सब इनके इलेक्शंस मोस्टली डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ पंचायती राज सिस्टम्स। नेक्स्ट आता है अपने पास इसके अंदर रिजर्वेशन ऑफ सीट, कि जो एक्ट होता है वो प्रोवाइड करता है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द SC ST इन एवरी पंचायत इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, कि हर एक पंचायत के अंदर जितनी उस एरिया के अंदर पॉपुलेशन होगी उस आधार पे नंबर ऑफ सीट रिजर्व की जाएगी SC ST के लिए। फर्दर द स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है वो ऑल्सो प्रोवाइड करती है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ अ चेयरपर्सन में भी, कि सीट वगैरह रिजर्व होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। फर्दर द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, की कम से कम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स जो है वो किसके लिए रिजर्व होनी चाहिए? वुमेंस के लिए रिजर्व होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द चेयरपर्सन द पंचायत एट ईच लेवल शेल बी रिजर्व फॉर वुमेन। तो चेयरपर्सन के लेवल पर भी थोड़ी बहुत क्या है, वुमेंस के लिए रिजर्वेशन है। और वैसे ओवरऑल 1/3 के कम की सीट्स तो होनी ही होनी चाहिए, 1/3 तो होनी चाहिए वुमेंस के लिए सीट्स इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है द एक्ट ऑल्सो ऑथराइजेज द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत ऑफिस फॉर एनी फॉर्म ऑफ अ बैकवर्ड क्लास, जैसे OBCs वगैरह के लिए भी स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं कि उनके लिए भी सीट रिजर्व होनी चाहिए। द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स एज वेल एज जो रिजर्वेशन ऑफ चेयरपर्सन्स जो होते हैं shall cease to have effect after expiration of the period specified in Article 334 which is presently 17 years till 2020। सो ये बेसिकली पुरानी टेक्स्ट बुक है, तो अभी तो इसके अंदर एक्सटेंड कर दिया गया है जो भी रिजर्वेशन है। ठीक है, सो ये इतना मेंशन इंपॉर्टेंट करना नहीं है मेंशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद अगला ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, कि जो एक्ट होता है ये प्रोवाइड करता है फॉर अ 5-year टर्म टू द ऑफिस ऑफ द पंचायत। हाउएवर इट कैन बी डिजॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, कि अपने 5 साल से पहले ही इसको स्टेट जो है वो डिजॉल्व कर सकती है पहले। ठीक है, फर्दर द जो फ्रेश इलेक्शन होते हैं टू कंस्टिट्यूट द पंचायत शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द 5 years इन केस ऑफ डिसोल्यूशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, कि मान लो आज इसका डिसोल्यूशन हुआ है तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर इसके फ्रेश इलेक्शन कर दिए जाने चाहिए, बट वेयर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। लेकिन अगर जो समय है नए इलेक्शंस होने के लिए वो 6 साल से कम का है तो कोई आवश्यकता नहीं है पंचायती राज सिस्टम के इलेक्शंस करवाने की। सो बट वेयर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिसॉल्व्ड पंचायत वुड हैव कंटिन्यूड इज लेस देन 6 months इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड एनी इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन of the new panchayat for such time. Moreover, a panchayat constituted upon the dissolution of a panchayat before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved panchayat would have continued had it not been so dissolved। इसका मतलब ये है कि मान लो आज डिज़ोल्व कर दी किसी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को, उसके 6 महीने अभी 7 महीने बाकी हैं, सो इलेक्शंस उनके हो सकते हैं। दैट मीन्स सो उनका जो टर्म है ना वो पूरे फुल टाइम नहीं रहेगी 5 years, बल्कि जैसे जो टेन्योर पिछले पंचायत का था उतना ही टेन्योर उसको मिलेगा। यानी कि अगर उसका 2 साल बाकी है टेन्योर, तो वो जो न्यूली इलेक्टेड पंचायती राज सिस्टम है वो सिर्फ 2 साल के लिए ही रहेगा। 2 साल के बाद वापस से फ्रेश इलेक्शन किए जाएंगे। ठीक है, तो उनका जो न्यूली अपॉइंटेड पंचायती राज सिस्टम होते हैं उनका टेन्योर 5 years तक का नहीं होता, बल्कि उतना ही टेन्योर होता है जितना प्रीवियस पंचायती राज सिस्टम का रहता था, चाहे वो 2 साल हो, चाहे वो 10 months हो, चाहे वो 3 साल बाकी हो। नेक्स्ट आता है अ पर्सन शैल बी डिसक्वालीफाइड फॉर बीइंग चूजन एज और फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ पंचायत अंडर एनी लॉ, कि यदि कोई पर्सन है वो पंचायत का मेंबर होने से डिसक्वालीफाई हो सकता है यदि किसी लॉ के तहत वो डिसक्वालीफाइड है कि वो इलेक्शंस में पार्ट नहीं ले सकता है, या फिर अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर के किसी लॉ के अगेंस्ट में वो
डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है, बिकॉज स्टेट लेजिस्लेचर में लिखा है कि ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो इसके लिए क्वालिफाइड नहीं होगा इलेक्शंस के लिए. हाउएवर नो पर्सन शैल बी डिसक्वालीफाइड ऑन द एज दैट ही इज़ लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज इफ़ ही हैज़ अटेन्ड एज ऑफ 21 ईयर्स फॉर द रोल द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन. तो इसके अंदर एज बताई गई है कि किसी भी पर्सन को डिसक्वालीफाइड नहीं किया जाएगा यदि वह 25 साल से कम का है, यानी कि 25 साल से कम का व्यक्ति पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर इलेक्शन लड़ सकता है, पर एक शर्त यह है कि उसकी एज 21 से ज़्यादा होनी चाहिए. सो मोर देन अ पर्सन हुज एज इज़ मोर देन 21 ईयर्स इज़ एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ये पूरा पैराग्राफ हमें ये समझाने का प्रयास कर रहा है. नेक्स्ट आता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करती है, सुपरिटेंडेंस करती है, डायरेक्शन करती है, कंट्रोल करती है ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल, कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शन टू द पंचायत दैट शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. हिज कंडीशन ऑफ द सर्विस and tenure of the office shall also be determined by the governor. He shall not be removed from the office except in the manner and on the ground prescribed for the removal of judge of a high court. His condition of service shall not be varied to his disadvantage after his appointment. So इसके अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है कि हिज कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड द टेन्योर जो होता है वो गवर्नर डिफाइन करता है. इसको आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड्स एज जज ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट. फिर आता है इसके अंदर हमारे पास अगला टॉपिक की पावर्स एंड द फंक्शन की. जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो पंचायत को अब बताता है कि उसकी क्या पावर है, उसकी क्या अथॉरिटी है. सच अ स्कीम में कंटेन प्रोविजन फॉर डिवोल्यूशन ऑफ द पावर्स. फिर आता है इसके अंदर मोस्टली 29 मैटर्स हैं जो कि 11 शेड्यूल के अंदर मेंशन है कि कौन कौन से काम चीज़ों पर टॉपिक्स पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को काम करना है. नेक्स्ट आता है फाइनेंसेस की. जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं दे में ऑथराइज अ पंचायत टू लेवी कलेक्ट अप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटीज टोल फीस असाइन टू अ पंचायती राज टैक्सेस ड्यूटीज टोल फीस लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट्स इन एड टू द पंचायत फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. सो फाइनेंसेस के अंदर हमें बताना है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं ना वो ऑथराइज करते हैं पंचायत को कि वो टैक्सेस ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, टोल्स फीस वगैरह. साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद के कुछ रेवेन्यूज़ खुद के कुछ टैक्सेस वो भी उनका हिस्सा दे सकते हैं पंचायती राज सिस्टम को. इसके अलावा ग्रांट्स इन एड उनको मिलता है स्टेट और सेंटर से. किसको? पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को. नेक्स्ट आता है फाइनेंस कमीशन. जो गवर्नर होता है स्टेट का वो हर 5 साल के बाद एक स्टेट फाइनेंस कमीशन सेटअप करता है. ठीक है, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. ठीक है, सो द प्रिंसिपल दैट गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत ऑफ नेट प्रोसीड. सो जो फाइनेंस कमीशन होता है वो डिसाइड करता है कि कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पंचायती राज सिस्टम को देगी. इसके अलावा ग्रांट्स इन एड वगैरह डिसाइड करता है. टैक्सेस ड्यूटीज़ फीस दैट पे बी असाइन टू द पंचायत बाय द स्टेट गवर्नमेंट ये सब डिसाइड करता है. मेजर्स नीडेड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत डिसाइड करता है कौन? फाइनेंस कमीशन. नेक्स्ट आता है अपने पास अगला द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड फॉर द कंपोजिशन ऑफ द कमीशन. ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो बता सकती है कि जो फाइनेंस कमीशन है उसका क्या कंपोजिशन होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी उसके मेंबर्स की. द गवर्नर शैल प्लेस द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन अलॉन्ग विद द एक्शन टेकन रिपोर्ट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर. यानी कि जो भी फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी है कि ऐसे ऐसे फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसकी एक रिपोर्ट तैयार करती है कौन? फाइनेंस कमीशन खुद ही. और वो रिपोर्ट गवर्नर को देती है. गवर्नर फर्दर वो रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर को प्रस्तुत करता है और फिर स्टेट लेजिस्लेचर उसके ऊपर सोच विचार करती है. इसके अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन के अलावा एक सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होती है जो कि सजेस्ट करती है मेजर्स दैट आर नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत इन द स्टेट. ठीक है, सो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का भी रोल होता है इन सजेस्टिंग सर्टेन थिंग्स. फिर है ऑडिट ऑफ द अकाउंट. द स्टेट लेजिस्लेचर में ऑल्सो मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट बाय द पंचायत. और ऑडिटिंग वगैरह कैसे करनी है स्टेट लेजिस्लेचर लॉज वगैरह बना सकती है, अपॉइंट कर सकती है ऑडिटर्स को कि आप जाकर इस पंचायत का ऑडिट कर आइए. फिर है यूनियन टेरिटरीज की. द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट 9 पार्ट दे आर एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरीज बट द प्रेसिडेंट यानी कि द प्रेसिडेंट दे में डायरेक्ट दैट दे वुड अप्लाई टू यूनियन टेरिटरीज. तो जो यूनियन टेरिटरीज हैं सो इसमें बस यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में अप्लाई करता है नहीं करता वो डिपेंड करता है और वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है
कि कौन से इस एक्ट के कौन से प्रोविज़न यूनियन टेरिटरी में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास एक्सटेम्प्टेड स्टेट एंड एरियाज़ की। जो एक्ट होता है ये अप्लाई नहीं करता टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम एंड सर्टेन अदर एरियाज़। दीज एरियाज़ इंक्लूड जो भी शेड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं, ट्राइबल एरियाज़ होते हैं एक स्टेट के अंदर, उसके अंदर ये एक्ट जो होता है वो अप्लाई नहीं करता है। कुछ हिल एरियाज़ हो गए मणिपुर के अंदर जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर भी ये एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस नहीं यूज़ किए जाते हैं, अप्लाई होते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर भी इसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, इस एक्ट को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो पार्लियामेंट है वो एक्सटेंड कर सकती है प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट टू शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़, कुछ मॉडिफिकेशन एक्सेप्शंस करके द पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड। इसी के तहत पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है पेसा, ठीक है, प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट, जो कि आया था 1996 के अंदर, पर्टिकुलरली नोन एज पैसा एक्ट। यानी कि पार्लियामेंट ने क्या किया, प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत की। जो भी स्टेट लॉज होते हैं रिलेटिंग टू द पंचायत दिस शैल कंटिन्यू टू बी, कि अब जब ये एक्ट आया था 1992 के अंदर, उससे पहले काफ़ी सारी स्टेट्स के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे, लेकिन वो उस लेवल की यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी उनमें नहीं थी। तो ये लॉज उनसे डील करता है कि जो जहाँ पर पहले से ही स्टेट लॉज के तहत बनी हुई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वहाँ पर क्या है, 1 साल के अंदर अंदर उन्हें जो है वापस से अपना सिस्टम रीसेट करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स द स्टेट हैव्स टू अडॉप्ट द न्यू पंचायती राज बेस्ड ऑन दिस एक्ट विद इन द 1 ईयर टर्म, यानी कि 24 अप्रैल 1993 विच वॉज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। सो इस एक्ट की कमेंसमेंट की तारीख क्या है, शुरुआत की तारीख क्या है, 24 अप्रैल 1993, और इसके 1 साल बाद यानी कि 1 साल के अंदर अंदर इन्हें न्यू पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश करना है। However, all the पंचायत existing before the commencement of the act shall continue till the expiry of their term unless dissolved by the state legislature sooner. फिर है the majority of the state passed the पंचायती राज एक्ट in 1983-1994 to adopt a new system in accordance with the 73rd constitutional amendment act 1992. नेक्स्ट आता है बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। मान लो कि कोई इशू हो गया है इलेक्शंस ऑफ पंचायत के अंदर, सो जो एक्ट होता है, ये जो एक्ट है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या करता है, इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर्स की कोर्ट्स की कोई भागीदारी, कोई रोल प्ले नहीं करेगा कोर्ट्स इन द इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ द पंचायत। इट डिक्लेयर्स दैट वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू delimitation of the constituencies, allotment of the seats cannot be questioned into any court, cannot be questioned into any court. It further lays down no election to any panchayat is to be questioned except by an election petition presented to such authority and in such manner as provided by the state legislature. नेक्स्ट आता है 11 शेड्यूल। सो 11 शेड्यूल के अंदर आता है इट कंटेन्स द फॉलोइंग 29 फंक्शनल आइटम प्लेस विद इन द परव्यू ऑफ द पंचायत: एग्रीकल्चर, लैंड इंप्रूवमेंट, माइनर इरीगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, सोशल फॉरेस्ट्री। सो ये कुछ 29 सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि हम लोग मार्केट फेयर्स, फैमिली वेलफेयर, वुमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, लैंड इंप्रूवमेंट, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ये सब लिख सकते हैं। तो ये अपना टॉपिक था 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक है, जिसकी कमेंसमेंट की तारीख क्या है, जिसकी स्टार्टिंग की तारीख क्या है, 24 अप्रैल, ठीक है, जिसकी कमेंसमेंट की तारीख है 24 अप्रैल 1993 के अंदर क्या किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी और 1 साल के अंदर अंदर न्यू पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश करना था। तो ये पूरा एक्ट है अपना 73 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सो दिस वाज अ होल पीए सिलेबस।